बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से 100 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके अर्थशास्त्र के होंगे, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। जो बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं और बीए के प्रथम सेमेस्टर में अभी एडमिशन किए हैं या करवाए हैं, परीक्षा आपके सर पे एकदम से मंडरा रही है, ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट लेकर के आया है आपके लिए 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आपकी परीक्षा में 100 to 100 क्वेश्चंस एक प्रकार से आज मैं चर्चा करूंगा। इनमें से आप इसी क्वेश्चंस में से लगभग आपका 60 प्लस क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। चूंकि यह क्वेश्चंस एक प्रकार से पिछले 3 वर्षों में या पिछले 4 वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र में से एक प्रकार से मैंने छांटे हैं कई विश्वविद्यालयों से और नंबरिंग करके एक प्रकार से आपके समक्ष में लेकर के आया हूं। यानी यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन आप उत्तर भी देते चलेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सब आपके लिए विधिवत तरीके से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। बीए प्रथम सेमेस्टर का एक प्रकार से मैंने बड़ी मेहनत करी है इस लेक्चर को बनाने में, इस कंटेंट को एक प्रकार से तैयार करने में। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी को गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल चले, आप लोग जो है इतनी तेज लगन में आए हैं हमको देखने के लिए, डीजे बज रहा है आपके बगल में, फिर भी आपका ध्यान जो है इधर ही केंद्रित है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया। चले, भोजपुरी गानों को ना सुनने के बजाय आप हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर को देख रहे हैं, इसमें आपकी महानता है, बहुत बड़ी महानता है, ठीक है। चले देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे और 100 क्वेश्चन तक जाएंगे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप देखोगे कि एक प्रकार से किस तरीके से आप करते हैं और इसको आप जरूर हल कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले आप चाहें तो इसको एक प्रकार से निकलवा लीजिएगा PDF और इसका एक प्रकार से एक बार कर लीजिएगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो इको 101, 102 वाला पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। और राम मनोहर लोहिया और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो माइनर पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए तो एकदम से 100% महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपके और भी कई यूनिवर्सिटी जैसे कि मासा कुंभरी हो गई, ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या आपके जो भी विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार के विश्वविद्यालय में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स प्रथम सेमेस्टर में, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है आपके लिए एक प्रकार से इन प्रश्नों को बड़ी मेहनत करके लाता है। कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर से निकाल करके इन प्रश्नों को बनाया जाता है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को एक प्रकार से नोट डाउन भी कर सकते हैं और अगर नोट डाउन करने का ना मन हो तो आप 100 रुपीज़ खर्च करके सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले कुछ ट्रेलर देख ले। पहला क्वेश्चन, पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर पूरक वस्तुओं के बीच, पूर्ण पूरक वस्तुएं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो पूरक वस्तुएं हैं और पूर्ण रूप से पूरक वस्तुएं हैं, उसके जगह पर कोई दूसरी वस्तु एक प्रकार से जरूरी नहीं कि भाई वो आ जाए। तो पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो कैसी होती है? पहले का आंसर क्या होगा? इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है, शून्य होती है या ऋणात्मक होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है बिल्कुल शून्य होती है, ठीक है। तो पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच में क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर एकदम से शून्य होती है। यह बात ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन का डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मांग की लोच का विचार है गुणात्मक या मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटिव या मतलब कि क्वालिटेटिव या फिर एक प्रकार से क्वांटिटी वाला? बताएं। मांग की लोच जो होती है, मांग की लोच, ठीक है, दो प्रकार की, मांग की एक कीमत लोच होती है और मांग की एक आय लोच होती है। मांग की कीमत लोच का मतलब होता है कि जब मांग की कीमत में, मतलब कि मांग की कीमत लोच मतलब होता है जब किसी वस्तु की कीमत में एक प्रकार से चाहे तो घटोत्तरी हो जाए चाहे कीमत में बढ़ोतरी हो जाए। जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होगा? घटोत्तरी होगी, तो वह वस्तु एक प्रकार से उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, यानी मांग एक प्रकार से बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं जब उस वस्तु को एक प्रकार से क्या करेंगे, हम महंगा कर देंगे, यानी उसकी कीमत बढ़ा देंगे, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? लोग उसको कम खरीदेंगे। यही मांग की लोच होती है। इसके अलावा अगर बात करें हम
और आगे मांग की आय लोच क्या होती है, जैसे मान लेते हैं चीनी 30 रुपया किलो बिक रही है मार्केट में, 40 रुपया किलो है इस समय, 38-40 रुपये किलो के आसपास। तो मान लेते हैं 40 रुपया किलो चीनी है। अब 40 रुपया किलो चीनी है और फलाने एक रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश की सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है। अब वह 1 किलो चीनी एक हफ्ते में उसकी खपत है। 1 किलो चीनी एक हफ्ते में रमेश नाम का व्यक्ति खाता है, उसका परिवार खाता, बढ़िया चाय पीते चुस्की लेकर के, और कोई नात बात आते तो काफ़ी भी बनवा देते हैं, ठीक है। और भैया मन कहात है तो शरबतों कहीं गर्मी बना के पी लिए थे, दही डायरी के बढ़िया एकदम से। तो अब रमेश एक प्रकार से जब 20,000 सैलरी पावत है तब अतना करते हैं, लेकिन वह रमेशवा अगर भैया 20,000 सैलरिया ना पावे, 15,000 सैलरी वह के हो जाए, तो का उस शरबतवा वो चाव से पी पाए, जो उन्हें चाव से बढ़िया बैठ के सोफा पे बैठ के एक लात ऊपर के कैसे हिलाए कैसे से बढ़िया पियत रहा, पी पाए ना पी पाए। काहे ना पी पाए, यही लिए ना पी पाए चूंकि वह के 5,000 सैलरी कम हो गई। यही कहा जाता है मांग के आय लोच, यानी जब किसी व्यक्ति के सैलरी में या आय में घटोत्तरी होगी तो वह एक प्रकार से चीनी की मात्रा कम खरीदेगा। अब रमेशवा 1 किलो चीनी को 2 हफ्ते में यूज करेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर मान लेते हैं यही रमेशवा का जो सैलरी है वो 30,000 हो जाती बढ़ करके, तो वही रमेशवा क्या करता, चाय दोनों टाइम पिए शुरू कर दियत, शरबतों पिए शुरू कर दियत, और मौका परे पे तो वह कह रसगुल्लो मिठाई बनवा लियत, समझा। तो चिनिया के यानी वो चिनिया 2 किलो खरीदे लागत, समझो। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी के जेब में पैसा होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांडवा कहाँ से बढ़े, यानी डिमांड एंड अच्छा, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी होने लगेगी, यानी कि पूर्ति। लोग जो है मशीनें काम करना प्रारंभ कर देंगी, जहाँ 100 साल बनत रही हुआ 200 साल बने। जैसे गर्मी के महीने में साल ना ही बिकात, ठंडी के महीने में बिकाती, क्योंकि ठंडी में क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। अब जैसे लगन माँ, ऐसे ही लगन चलती, जोरुआ लगन चलती, लगन माने मतलब कि शादी ब्याह का मौसम है, एक दबुआ लगन चल रही भैया, डीजे बज रहा है। अब उसी में कपड़ा भी डिमांड ज़्यादा है, आप शॉपिंग मॉल में निकल जाओ, भीड़ लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं, 10-10 हज़ार की शॉपिंग कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं, पैसा निकाले हैं बैंकवा से, दबा के शॉपिंग करते हैं। ऐसे लगन में मोटरसाइकिल खूब निकले लागत थी, दहेज में हीरो होंडा प्लस, दुनिया भर के जो है प्लेटिना स्लेटिना सब दिए थे दहेज में। तो ये सब का हुए, कैसे हुए थे, जब पैसा दाब के रहा थे, जब या कसी रहा थी एकदम से, तो खर्च करे खूब मन कहा थे। लेकिन जब पैसा नहीं रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब बेटा मतलब कि जो व्यक्ति होता है वो मन दाब लेता है, वह नहीं खर्च कर पाता। उसके अगर जूता नहीं तो चप्पलें पहन ठंडी काट ले, ठीक है, स्वेटर खरीदे पैसा नहीं है तो साले बढ़ के काट ले। लेकिन जब पैसा रहे तो एक स्वेटर नहीं 2 स्वेटर जैकेट खरीद ले है नाइक के, समझत हो ना, पैसा रहे तब खरीदे, और ना रहे तो कुछ नहीं। तो इस तरीके से मांग की लोच 2 प्रकार की होती है, एक कीमत लोच और एक आय लोच। तो आय भी व्यक्ति की घटेगी बढ़ेगी तो मांग में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी स्वाभाविक सी बात है होना। और एक प्रकार से जब व्यक्ति से कीमत घटेगी, जैसे चीनी 35-40 रुपये किलो बिकात रही, 35 में बिकाए लगे तो लोग ज़्यादा खरीदिए, ठीक है। और अगर वह चिनिया 45 में हो जाए तो शायद डिमांड कुछ कम हो जाए, ठीक है। जैसे टमाटर चला रहा है चक्कर, टमाटर 200 रुपया किलो पहुँचेगा, टमाटर 2 रुपया किलो को होना पहले, मतलब कब्बो को 2 रुपया किलो टमाटर हो जाता है, और कब्बो कब्बो वह टमाटरवा कई रुपया किलो हो जाते हैं भैया, 200 रुपया किलो। तो जब 200 रुपया किलो हो जाता है तब मेहरारू का जब लाग दो टमाटर भैया, 1 पाव टमाटर जब 200 रुपया किलो है तो 25 रुपये कितना, मतलब 50 रुपया का 1 पाव भा। अब 50 रुपया का 1 पाव में 2 टमाटर चढ़ा, तब वह टमाटर के कौन में भैया कटत है, 1 टमाटर ऐसे आधा काटा जाता है, फिर वहू माँ से आधा काट के तब 1 टाइम का दाढ़ी के तड़का या जो है सब्जी तड़का दीन जाते है। और वो 1.5 टमाटरवा जो रहा था या जो 75% वो का फ्रीज में रख दीन जाते हैं, और फिर दूसरे दिनों के काटा जाता है। क्यों, चूँकि एक प्रकार से लोग उसकी एक प्रकार से जो डिमांड है, चूँकि कम मतलब कि रेट ज़्यादा हो गया है, डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वही आधा किलो टमाटरवा या कई बार में या 2 बार में तड़का देती थी महिलाएं, अब वही एक प्रकार से 4 बार में 1 टमाटर का तड़का देती हैं, और दूसरे टमाटर का 4 बार 8 बार तड़का देती है, यानी कि 4 दिन तक 1 पौवा टमाटर चलता है। नहीं तो आधा किलो टमाटर 2 जून चलता है, ठीक है, 3 जून चलता है मुश्किल से।
तो मांग की लोच का विचार कैसा होता है बाबू? मांग की लोच का जो विचार होता है महोदय, यह कैसा होता है? बिल्कुल राइट आंसर है, यह मात्रात्मक होता है। मांग की लोच का एक प्रकार से जो होता है मात्रात्मक होता है, यानी क्वालिटी में घटोतरी नहीं होती है। मांग की लोच में आय को एक प्रकार से आप गिन सकते हो, माप सकते हो कि भाई कितना रुपया घटा बढ़ा आय, ठीक है। और कीमत में घटोतरी बढ़ोतरी होती, जैसे क्वालिटी में ना ही घटोतरी बढ़ोतरी होती। मांग की लोच एक प्रकार से, जैसे कि थोड़े है कि चिनिया मोटुआर दानक रही तो महंग बिकाए, और छुटुआर दानक, ये मांग की लोच में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता कि भाई मान लेते छेना जो था 400 रुपये किलो छेना या 300 रुपये किलो छेना है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी कम या ज़्यादा, क्वालिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मांग की लोच पर, मात्रा का पड़ता है। तो मांग की लोच का विचार मात्रात्मक होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आय प्रभाव सदैव होता है, कैसा होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक, कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों हुआ था कि शून्य हुआ थे? बताओ। आय प्रभाव, आय का प्रभाव कैसा पड़ता है? यानी जब एक आय में घटोतरी बढ़ोतरी होगी तो एक प्रकार से देखें, आय के प्रभाव में ऋणात्मकता भी आएगी, धनात्मकता भी आएगी। आय बढ़ेगा तो भी एक प्रकार से मार्केट में उसका प्रभाव पड़ेगा, और घटेगी तो भी पड़ेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया तीसरे का, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो भैया और बताओ, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न आ चुका है, किस प्रकार की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता? मांग का नियम लागू होता नहीं, नहीं होता लिखा है, क्या लिखा है? नहीं होता है। तो किस प्रकार की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता? सामान्य वस्तु पर, या गिफिन वस्तु पर, या घटिया वस्तु पर, या उपरोक्त में से सभी पर? तो मांग की लोच या मांग का नियम जो होता है वो किस पर लागू नहीं होता है? गिफिन वस्तुओं पर। गिफिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक प्रकार से विरोधाभास का सिद्धांत दिया। कुछ ऐसी वस्तुओं के उदाहरण दिए गिफिन ने एक प्रकार से, कि उन वस्तुओं पर एक प्रकार से मांग के नियम का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे मांग घटे चाहे मांग बढ़े, उससे एक प्रकार से उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो गिफिन वस्तुओं पर, सी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, वस्तु की कीमत गिरने पर उपभोक्ता की बचत क्या होती? यानी कि वस्तु की कीमत घटेगी, तो वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो लोग दबा करके खरीदेंगे, यानी जेब में जितना पैसा है सब क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। यानी एक प्रकार से अब उसकी उपभोक्ता की क्या होगी? बचत कैसी होगी भाई? फटाफट से आप बताने। वस्तु की कीमत गिरने पर, वस्तु की कीमत गिरने पर महोदय क्या होगा? उपभोक्ता की बचत जो होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे मान लेते हैं 40 रुपये किलो अभी तक चीनी खरीदता था, ठीक है, और एक महीने में उसकी एक प्रकार से मान लेते हैं वो 5 किलो चीनी यूज करता था, तो 4 पंचे 20, यानी कि 200 रुपये की चीनी यूज कर लेता था। 10,000 रुपये वो कमा रहा था मान लेते हैं, ठीक है। अब 10,000 रुपये वो कमा रहा था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 200 रुपये की उसकी चीनी हो गई एक महीने की, इसके अलावा और भी तमाम सारी, तो 200 रुपये की चीनी हो गई। अब यही चीनियाँ मान लेते हैं 20 रुपये किलो हो जाए, ठीक है, और 5 किलो खरीदेंगे तो 20 पंचे 100, यानी 100 रुपये की चीनी लागे वका, यानी 100 रुपये का एक्स्ट्रा बचे कि ना बचे? यानी 100 रुपया जो है क्या बच रहा है? इसका बच रहा है, यानी कि उपभोक्ता की जो बचत होगी वो बढ़ जाएगी। जहाँ वो एक प्रकार से 10,000 में से पहले 5,000 बचाता था, अब वहीं पर 5,000 में से एक प्रकार से क्या बचाएगा? 5,000, ठीक है, मतलब कि 5,100 रुपये वो बचा लेगा, यानी 5100 रुपये बचाने लगेगा। क्लियर? यह बात आप ध्यान, यानी कि उसकी बचत जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया भैया? छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया। किसने दिया है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन एक बड़ी अर्थशास्त्री हैं, बड़ी ज़बरदस्त, मतलब बहुत विद्वान एक प्रकार से अर्थशास्त्री हैं ये। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे महोदय। प्रश्न, आभास लगान का विचार किसने दिया? आभास लगान का विचार किसने दिया? डेविड रिकार्डो, मार्शल, पैरेटो, या श्रीमती जॉन रॉबिन्सन? आभास लगान का सिद्धांत किसने दिया? 7वें का बिल्कुल राइट आंसर कुछ बच्चों ने लगाया, बिल्कुल प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान का सिद्धांत दिया। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 7वें का। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न है, आभास लगान उत्पन्न करता है, आभास लगान उत्पन्न होता है, बताएं। आभास लगान उत्पन्न होता है, बिल्कुल अल्पकाल में, कम समय में जो होता है वह आभास लगान उत्पन्न होता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी उद्योग के एमआरपी यानी कि एक प्रकार से मैक्सिमम रिटेलर प्राइस यानी एमआरपी से ऊपर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का रेट नहीं ले सकता है। दुकान पर अगर आप जाते हैं, एमआरपी लिखा है 35 रुपया, दुकानदार कह रहा कि भैया 40 में देंगे, दुकानदार के खिलाफ आप केस
कर सकते हैं। हालांकि मेरी भी दुकान है, बड़े भाई चलाते हैं, तो एमआरपी के ऊपर वो एक प्रकार से नहीं बेच सकते, चाहे वो हमारे घर के हों चाहे आपके घर के हों। यानी एमआरपी जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी जो है अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, वह अधिकतम मूल्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उससे ज़्यादा नहीं बेच सकता कोई दुकानदार, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एमआरपी वक्र घटता, मतलब कि वक्र का घटता भाग बताता है। किसी उद्योग के एमआरपी वक्र का घटता भाग क्या बताता है? श्रम का मांग वक्र बताता है या श्रम का पूर्ति वक्र बताता है? बताइए भैया। तो ये श्रम का पूर्ति वक्र को निर्धारित करता है, बताता है कि क्या बताता है। ध्यान रखें, किसी उद्योग के एमआरपी वक्र का जो घटता भाग होता है वह श्रम का पूर्ति वक्र बताता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, 10वां नंबर प्रश्न भैया। देखो प्रश्न किसने कहा कि ब्याज एक पूर्णतः मौद्रिक घटना होती है? बताएं, ब्याज एक पूर्णतः मौद्रिक घटना होती है, किसने कहा? बिल्कुल, जिन बच्चों ने सी लगाया है, जे.एम. केन्स ने इस कथन को कहा है, जे.एम. केन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तरलता जाल का विचार किसने दिया? तरलता जाल का विचार किसने दिया बाबू? तरलता जाल का विचार दिया है जे.एम. केन्स ने, ठीक है, जे.एम. केन्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केन्ज के मतलब कि सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग हेतु क्या सही है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। केन्ज के सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग हेतु क्या सही है इनमें से? तो इनमें से क्या सही महोदय? इनमें से क्या सही है? बिल्कुल, L2 बराबर F ब्रैकेट में R, ठीक है। ये सूत्र इसका होता है, केन्ज के सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग हेतु जो है वो क्या सही है इनमें से? L2 बराबर F और ब्रैकेट में R, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा महोदय, मान लेते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, तो जो बच्चे चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, एसएमएस करें 91 61 93 60 62, आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें, ठीक है। और क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख करके यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको पीडीएफ नोट सेंड कर दिया जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट के नहीं, इकोनॉमिक्स के नहीं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी के एक प्रकार से, यानी सभी विषय के पीडीएफ नोट्स जो होंगे आपके मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही सेंड करवा दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ 3 मेजर सब्जेक्ट आपका, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का होने वाला है, उसका भी आपको इसी में 100 रुपये में ही इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी हो रही है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लें। अब इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ लेंगे। आपका नंबर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाए ग्रुप से। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और तुरंत एसएमएस करें, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और तुरंत आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी ऑनलाइन माध्यम पेमेंट करने का, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो जो बच्चे एक प्रकार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से जुड़ जाएं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के माध्यम से वहाँ पर आपके पास तमाम चीज़ें सेंड की जाती हैं। तरलता जाल कैसी आकृति लेता है? बताएं, तरलता जाल कैसी आकृति लेता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तरलता जाल जो होता है वो एक्स अक्ष के क्षैतिज और समानांतर, एक्स अक्ष के क्षैतिज और समानांतर आकृति का रूप लेता है, ठीक है। तरलता जाल जो होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, नाइट के अनुसार, नाइट एक अर्थशास्त्री हैं, इनके अनुसार लाभ पुरस्कार इनमें से क्या है? ज्ञात जोखिमों का लाभ पुरस्कार है या अज्ञात जोखिमों का, या फिर उपरोक्त में से दोनों का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो बिल्कुल नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार अज्ञात जोखिमों का एक प्रकार से पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15वें का जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप एक प्रकार से बहुत आगे निकल जाएंगे। क्लियर? चलें, 16वां नंबर प्रश्न आ चुका है भैया। प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पर क्या होता है?
एपी अधिकतम होता है या एमपी अधिकतम होता है या टीपी अधिकतम होता है या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो परिवर्तन अनुपात के नियम में मोड के बिंदु पर क्या होता है? तो मोड के बिंदु पर क्या होता है महोदय? बिल्कुल एमपी अधिकतम होता है। क्या होता है? एमपी जो होता है अधिकतम होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला प्रश्न, रिजु रेखाओं पर श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। रिजु रेखाओं पर श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिजु रेखाओं पर श्रम तथा पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता होती है वह बिल्कुल शून्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन वक्र जो होता है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र जो होता है वह कैसा होता है? वह एक प्रकार है सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो ए बी सी से ऊपर हो वह एक प्रकार से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का वह भाग होता है जो ए बी सी से ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। चले 19 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है 19 नंबर कि यदि वस्तु की कीमत 40% बढ़ती है तथा पूर्ति केवल 15% बढ़ाई जाती है, यानी कि वस्तु की कीमत जो है वो जैसे पहले 100 रुपये की बिकात रही वस्तु, ठीक है, अब 140 रुपये की बिकाए लाख, ठीक है, यह का 40% वृद्धि। और पूर्ति यानी पहले मान लीन कि 100 वस्तु बनत रही, अब 115 वस्तु बनावे जाए लाख, ठीक है, तब वस्तु की पूर्ति कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार, पूर्णता मतलब पूर्ण बेलोचदार या बेलोचदार। यानी एक प्रकार से अगर कोई वस्तु जो है एक प्रकार से उसकी कीमत बढ़ती है 40%, मतलब की कीमत, ठीक है, एक वस्तु 100 रुपये पहले बिकती थी, अब वो 140 रुपये की बिकने लगी, यानी उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। पूर्ति 15% बढ़ती है, उसकी पूर्ति मतलब कि डिमांड जो है वह एक प्रकार से क्या होती है, मतलब कि डिमांड है बहुत ज़्यादा, मतलब मूल्य उसका बढ़ जाता है। अब मूल्य बढ़ गया किसी वस्तु का 40% रेट में एक प्रकार से बढ़ोतरी हो गई, 100 रुपये की जो वस्तु मिलती थी वही अब 140 की मिलने लगी है, तो एक प्रकार से 15% एक प्रकार से उसकी पूर्ति बढ़ती है, यानी 15% उसकी सप्लाई एक प्रकार से और कर दी जाती। पहले 100 वस्तु बनाई जाती थी, अब 115 वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक प्रकार से वस्तु की जो पूर्ति होगी वह बेलोचदार होगी। पूर्ति कैसी होगी? बेलोचदार होगी, उसमें लोच नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन से, बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल है, बताएं इनमें से सूत्र क्या होगा? बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल क्या होता है भाई? बिल्कुल -PX/PY, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल PX/PY होता है, माइनस का, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। जब भाई 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जो बच्चे एक प्रकार से उत्तर दे रहे हैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था सम्मिलित की जाती है, बताएं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या व्यापक अर्थशास्त्र में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यापक माने होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ क्या रहे हैं आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत या समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माने होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि माने होता है व्यापक अर्थशास्त्र। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। MI होता है इसमें, यानी माइक्रो होता है, यानी कि MICRO, ये होता है माइक्रो, और ये होता है मैक्रो, ठीक है, MACRO मैक्रो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माइक्रो यानी कि जो है छोटा वाला, और मैक्रो माने बड़ा, यानी राष्ट्रीय आय वगैरह इसमें देखी जाती है, और इसमें छोटे छोटे पदों का अध्ययन किया जाता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक प्रकार से किस में सम्मिलित की जाती है भैया? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अगर बात की पूरा का पूरा, जैसे नेशनल इनकम की बात हो, प्रति व्यक्ति आय की बात हो, तो ये सब एक प्रकार से व्यापक अर्थशास्त्र में देखा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है भैया? वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? सबसे पहले तो यानी कार्ल मार्क्स नाम की एक व्यक्ति थी, उन्होंने दी है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है वर्ग संघर्ष? एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है, दूसरा व्यक्ति गरीब होता है, तो वर्ग संघर्ष वहीं पाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 23 नंबर क्वेश्चन से, क्षतिपूरक मांग प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, बताएं। क्षतिपूरक मांग प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है आय प्रभाव के द्वारा, प्रतिस्थापन प्रभाव द्वारा, या कीमत प्रभाव के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई किसी के नहीं द्वारा, बताएं। 23 नंबर का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्षतिपूरक मांग प्रभाव जो है प्रदर्शित किया जाता है आय प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा?
आय प्रभाव के द्वारा क्षतिपूरक मांग को मतलब मांग प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया, किस बाजार में सामूहिक सौदेबाजी संभव है? बताएं किस बाजार में सामूहिक सौदेबाजी संभव है। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस बाजार में सामूहिक मतलब कि सामूहिक सौदेबाजी संभव है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस बाजार में? अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार जो होता है यानी जहाँ पर कम अधिकार होता है बाजार पर लोगों का, उस बाजार में सामूहिक सौदेबाजी संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दीर्घकाल यानी लंबे समय में पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म प्राप्त करती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म जो होती है लंबे समय में क्या प्राप्त करती है? पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म जो होती है लंबे समय में सामान्य लाभ प्राप्त करती है। जहाँ पर एक प्रकार से सामान्य मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता है, मतलब मार्केट कई सारे मार्केट इकट्ठे हैं, मतलब कि उसमें एक प्रकार से जो सारे के सारे दुकानें हैं एक जैसी ही हैं, प्रतियोगिता है, उसमें कोई एक प्रकार से लाभ जो होता है लंबे समय में व्यक्ति प्राप्त करता है, सामान्य लाभ। 26 नंबर क्वेश्चन से औसत परिवर्तन लागत मतलब औसत परिवर्तनशील लागत बराबर यानी औसत परिवर्तनशील लागत का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है भैया 26 नंबर का? जिन बच्चों का लगाया है सी ऑप्शन में TBC भागे Q, ठीक है, TBC बटे Q यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही सूत्र होता है औसत परिवर्तनशील लागत का, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न है प्रतिनिधि फर्म। प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? रॉबिन्सन, मार्शल, पीगू या JK मेहता? प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? प्रतिनिधि फर्म की बात सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगाया प्रोफेसर मार्शल, राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस बाजारी दशा में फर्म और उद्योग दोनों एक होते हैं? किस बाजारी दशा में फर्म और उद्योग जो होते हैं वह दोनों एक होते हैं? किस दशा में बाबू? बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? फर्म और उद्योग जो होते हैं वो दोनों एक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है महोदय। क्या आ चुका है प्रश्न? कि मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? तो मांग की एक आय लोच होती है, कीमत लोच मैंने बताई थी। तो मांग की जो कीमत लोच होती है उसमें कितनी श्रेणियाँ होती हैं? मांग की कीमत लोच में 5 श्रेणियाँ होती है। कितनी श्रेणियाँ? 5 श्रेणियाँ डी ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन चले भाई। प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? बताएं। उत्पादन क्या होगा, उत्पादन कैसे होगा, या उत्पादन किसके लिए होगा, या उपयुक्त सभी? तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की जो केंद्रीय समस्या है, इकोनॉमिक्स की केंद्रीय समस्याएं तीनों हो। उत्पादन क्या होगा, उत्पादन कैसे होगा, और उत्पादन किसके लिए होगा। डी ऑप्शन ये सभी समस्याएं जो हैं वह एक प्रकार से केंद्रीय समस्या बनी हुई है इकोनॉमिक्स की। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आ चुका है महोदय। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका है महोदय। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नांकित चित्र किस प्रकार मतलब किस बाजार को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर O लिखा है, यहाँ पर X लिखा है, ये X है, ये Y है, ठीक है। अब ये रेखा है यहाँ पर, देखिए P बराबर AR बराबर MR, ठीक है। यहाँ पर कीमत लिखी हुई। अब ये बताएं कि ये एकाधिकार बाजार है, ये चित्र किसको प्रदर्शित करता है? बताएं। एकाधिकार को प्रदर्शित करता है, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को, या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, या अल्पाधिकार बाजार? बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, ये पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है। यहाँ पर कैसा होता है? तमाम दुकानें एक साथ होती, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, एकाधिकार या अल्पाधिकार इसमें नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 32 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 32 नंबर चित्र आपका दिया हुआ है, कीमत, मात्रा और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एक्स वाई मतलब कि OD वाई एक्स अक्ष है आपका, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है O, और फिर DD एक प्रकार से वो दो रेखाएं हैं। उपरोक्त चित्र में मांग की लोच, उपरोक्त चित्र में मांग की लोच जो होगी वो कैसी होगी? जो इस चित्र में मांग की लोच जो होगी भैया वो कैसी होगी? ED बराबर 0, ED बराबर 0 इस मतलब इस चित्र में होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है महोदय। प्रश्न है, मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं सीमित या अनंत, या उपयुक्त दोनों? तो मनुष्य की इच्छाएं कैसी होती बाबू? आप सभी को पता होगा मनुष्य कैसा है। मनुष्य जो होता है वह कैसा होता है बाबू? मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती? अनंत आवश्यकताएं होती मनुष्य की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नव परिवर्तन सिद्धांत से कौन संबंधित है? बताएं। नव परिवर्तन सिद्धांत से कौन संबंधित है? ठीक है, बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। नव परिवर्तन सिद्धांत से कौन संबंधित है?
34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नौ परिवर्तन सिद्धांत संबंधित कौन है? सुम्पीटर महोदय, अर्थशास्त्री हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, चुनाव की समस्या का संबंध किस अर्थशास्त्री की परिभाषा से है? बताएं, चुनाव की समस्या का संबंध किससे है भाई? किस अर्थशास्त्री की परिभाषा से है? चुनाव की समस्या को लेकर के किसने परिभाषा दी है? चुनाव की समस्या को लेकर के परिभाषा देते हैं रॉबिन्सन महोदय। ठीक है, रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 36 नंबर प्रश्न है, विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की विचारधारा किसने प्रस्तुत करी? विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले कौन है? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, प्रोफेसर मार्शल, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोफेसर मार्शल ने विकास केंद्रित इकोनॉमी की विचारधारा को दिया। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इस तथ्य का किस अर्थशास्त्री ने एक प्रकार से प्रयोग किया? बताइएगा, समर्थन किया किसने? अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? प्रोफेसर रॉबिन्सन, सीनियर मार्शल या पीगू? बताएं, 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का बिल्कुल ए ऑप्शन रॉबिन्सन ने कहा, क्या कहा? श्रीमती रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आय क्या है? आय एक प्रवाह होती है। आय क्या है? एक प्रवाह है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका 39 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने माइक्रो एवं मैक्रो शब्द का प्रयोग मतलब कि अर्थशास्त्र में किया? माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा, यानी कि माइक्रो माने व्यष्टि और मैक्रो माने समष्टि, यानी इसका मतलब होता है सूक्ष्म, इसका मतलब होता है व्यापक। मार्शल, रिकार्डो, रैगनर फ्रिस या एडम स्मिथ? तो किस अर्थशास्त्री ने माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया? इसका बिल्कुल रैगनार फ्रिस महोदय ने किया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीमत संयंत्र संचालित करता है। कीमत संयंत्र संचालित करता है, बताएं, कीमत संयंत्र संचालित करता है किसको? पूंजीवाद को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 11 नंबर मतलब कि जो है 41 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P1 P2 तक स्थानांतरण कहलाता है। बिंदु P1 यानी P1 से लेकर के, यहाँ से लेकर के और P2 तक यानी यहाँ तक जो स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है? मांग का विस्तार हो रहा है या मांग में वृद्धि हो रही है या फिर दोनों हो रहा है? यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो रहा है भैया? यहाँ पर एक प्रकार से मांग का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? मांग का विस्तार हो रहा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। यहाँ पर कीमत है, यह ये रेखा कीमत को दर्शाती है, यह रेखा मांग को दर्शाती है, मतलब मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक प्रकार से किसको दर्शाता है? मांग के विस्तार को दर्शाता है कि मांग बढ़ रही है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता होती है बाबू, वो एक प्रकार से शून्य होती है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता हमेशा शून्य होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न आ चुका है, गोसेन का पहला नियम कौन सा है इनमें से? बताएं, गोसेन का पहला नियम कौन सा है? गोसेन का पहला नियम कौन सा इनमें से? बिल्कुल राइट आंसर है आपका घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ये एक प्रकार से गोसेन का पहला नियम है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रमवाचक दृष्टिकोण पर कौन सा विश्लेषण आधारित है? क्रमवाचक दृष्टिकोण पर कौन सा विश्लेषण आधारित है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उपयोगिता मतलब कि उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण, ये दोनों विश्लेषण एक प्रकार से क्रमवाचक दृष्टिकोण पर डिपेंड है, आधारित है इनका विश्लेषण। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर है। 45 नंबर, पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र कैसा होता है? वृत्ताकार, समानांतर, यल आकृति का या लंबवत? तो पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र जो होता है वह एक प्रकार से एल आकृति का होता है। किस आकृति का? यल आकृति का होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न आ चुका भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है? बताएं, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर, बताएं। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का बिल्कुल ए ऑप्शन यानी घटती है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की अपेक्षा मतलब मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, मतलब कि बढ़ती है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है जब घटती है तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन्नतोदर होता है, यानी बढ़ता रहता है। 47 नंबर प्रश्न है,
क्या सत्य है इनमें से, बताएं इनमें से कौन सा सूत्र सत्य है। देखें इनमें से कौन सा सूत्र सत्य है भाई, 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें इनमें से जो ये वाला तो बिल्कुल गलत है आपका, ये वाला सही, MRS XY बराबर PX/PY, ये सूत्र बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे भाई। 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, क्या सत्य है इनमें से, बताएं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से आपका कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को मिलाएंगे तो कीमत प्रभाव निकल आएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह सूत्र होता है किसका, कीमत प्रभाव का। कीमत प्रभाव बराबर क्या होता है, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, प्रश्न क्या है 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उदासीनता वक्र आधारित होता है दुर्बल क्रमबद्धता पर या सबल क्रमबद्धता पर, बताइए। उदासीनता वक्र आधारित होता है, उदासीनता वक्र आधारित होता है किस पर भैया, उदासीनता वक्र जो होता है वो सबल क्रमबद्धता पर डिपेंड होता है, आधारित होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल बड़े अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है, जो ग्रहण करने वाला, जो कंज्यूमर होता है, खरीदने वाला होता है वस्तुओं को। उपभोक्ता की बचत का आधार क्या होता है, उपयोगिता ह्रास का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम या अनुपातिकता का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार जो होता है वह एक प्रकार से उपयोगिता ह्रास नियम जो है यही आधार होता है उपभोक्ता की बचत का। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन से यानी 51 नंबर प्रश्न है, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, मार्शल, स्टिगलर या रॉबर्ट ट्रिफिन या श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। तो मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, ये रॉबर्ट ट्रिफिन को जाता है। ठीक है, रॉबर्ट टिफिन को जाता है मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 52 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। विलासिता की वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो इकाई लोचदार या कम लोचदार या बेलोचदार या फिर अत्यधिक लोचदार, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं इनकी जो मांग की लोच होती है अत्यधिक लोचदार होती है। एक प्रकार से कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी एकदम से घट जाती है, नील यानी शून्य पड़ जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन से, क्या सत्य है इनमें से, बताएं कौन सा सूत्र सत्य है। देखिए भाई 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए, ठीक है, सी, डी और बी। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे सूत्रों को। क्या सत्य है इनमें से, बताइए। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट दीजिए भाई। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 53 नंबर का इसका जो सूत्र आपका करेक्ट आंसर होगा, ई डी बराबर डेल्टा क्यू अपान क्यू बटे डेल्टा पी अपान डी। ये इसको कैसे लिखेंगे, ई डी का सूत्र मतलब कि ई डी यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर ई आपका छोटा सा ऊपर रहेगा और डी नीचे, ठीक है, बराबर में आपका ये और डेल्टा क्यू यहाँ पर डेल्टा क्यू बटे क्यू, ठीक है, और डेल्टा पी बटे पी, ये पूरा का पूरा होता है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा वाला जो है, ठीक है, भाग, अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ये भी भाग का ही चिन्ह है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन प्रश्न आ चुका है, मांग की बिंदु लोच की गणना का सूत्र है, बताएं। मांग की लोच की बिंदु गणना सूत्र, मतलब मांग की बिंदु लोच की गणना का सूत्र इनमें से क्या है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मांग की बिंदु लोच की गणना का सूत्र जो है वो क्या है, इनमें से कितना करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के जिन बच्चों का, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका, ई डी बराबर होता है निचला भाग बटा ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 55 नंबर, स्थापन वस्तुओं के लिए क्या सत्य है इनमें से। स्थापन वस्तुओं के लिए क्या सत्य है भैया, स्थापन वस्तुओं के लिए सत्य होता है ई डी इज़ लेस देन जीरो, ठीक है, यानी ई डी से एक प्रकार मतलब कि जीरो से बड़ा होता है ई डी, ठीक है, स्थापन वस्तुओं के लिए। ऑप्शन नंबर इसका 55 नंबर का सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न चित्र में बिंदु के पर मांग की लोच कैसी होगी, बताएं। बिंदु के पर मांग की लोच कैसी होगी, यहाँ पर मांग की लोच कैसी होगी, ये मात्रा है ये कीमत है, बताएं इसमें मांग की लोच कैसी होगी, भाई फटाफट से आप बताएंगे। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए।
यहाँ पर बिल्कुल ईडी जो होगा वो एक प्रकार से बड़ा रहेगा किससे, 1 से, यानी कि 1 से भी एक प्रकार से ईडी जो है वो बड़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 57 नंबर क्वेश्चन। भाई देखिए सभी लोग फटाफट, 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन उत्पादन फलन है? इनमें से परिवर्तनशील अनुपात का नियम या पैमाने का प्रतिफल या फिर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 57 बिल्कुल 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन उत्पादन फलन है? तो इनमें से अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है वो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है यही एक प्रकार से अल्पकालीन उत्पादन फलन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर डैश होते हैं। बताएं उन्नतोदर होते हैं या फिर अवनतोदर। उन्नतोदर माने होता है कि बढ़ रहे हैं और अवनतो माने होता है घटना। ठीक है, तो सम उत्पाद वक्र जो होते हैं मूल बिंदु की ओर, सम उत्पाद वक्र जो होते हैं ये मूल बिंदु की ओर कैसे होते हैं भैया? मतलब कि उन्नतोदर होते हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? उन्नतोदर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, चले भाई 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका 59। न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां, न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर प्राप्त होता है। किस बिंदु पर भैया? बताइएगा किस बिंदु पर प्राप्त होगा? बिल्कुल राइट आंसर है 59 का नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MRTS। ठीक है, XY बराबर PX बटे PY। ठीक है, ध्यान रखेंगे MRTS XY बराबर क्या होता है? PX बटे PY। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम लागत संयोग जो होगा उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां पर MRTS XY बराबर PX बटे PY होगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आगतों के न्यूनतम लागत संयोग के लिए क्या सत्य है? बताइएगा आगतों की न्यूनतम लागत संयोग के लिए क्या सत्य है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आगतों के न्यूनतम लागत संयोग के लिए जो इनमें से सत्य कथन है वह कौन सा है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है MPX बटे PX बराबर MPY बटे PY। यह एक प्रकार से बिल्कुल राइट आंसर है। आगतों की न्यूनतम लागत संयोग के लिए यही सूत्र है, यानी MPX बटे PX और MPY बटे PY। क्लियर? आगे बढ़िए, 61 नंबर क्वेश्चन से, मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा प्रदर्शित करती है अनुपात को या पैमाने को। तो मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है? वह एक प्रकार से अनुपात को भी और पैमाने को भी, दोनों को एक प्रकार से प्रदर्शित करती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है 62 नंबर क्वेश्चन से भैया 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सा लागत वक्र अति परवलयाकार होता है? परवलयाकार मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, ये परवलय होता है ये वाला। ठीक है, अब अति परवलयाकार थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, तो अति परवलयाकार इनमें से कौन सा होता है? निम्नांकित में से कौन सा लागत वक्र जो होता है अति परवलयाकार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अति परवलयाकार कौन सा होता है? तो AFC जो होता है लागत वक्र, यह एक प्रकार से परवलयाकार होता है और वो भी अति परवलयाकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर, AFC इसका 62 का सी होगा। कौन सा सही है इनमें से? बताइएगा कौन सा सही भाई? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा, सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल MCN बराबर क्या होगा? MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा समीकरण इनमें से सही है? इनमें से कौन सा समीकरण सही है भाई? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 64 नंबर का? देखिए AC बराबर AFC प्लस ABC। जब AFC को ABC से जोड़ेंगे तब जा करके आपका AC मिलेगा, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यही समीकरण सही है, बाकी सारे गलत हैं। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका महोदय, अल्पकालीन लागतों में सम्मिलित होती है स्थिर लागतें या परिवर्तनशील लागतें? बताइए अल्पकालीन लागतों में क्या सम्मिलित होती हैं? अल्पकालीन लागतों में महोदय क्या होता है? अल्पकालीन लागतों में स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें, दोनों प्रकार की लागतें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, निम्नांकित में से कौन सी लागत उत्पादन मात्रा के आकार से स्वतंत्र होती है? इनमें से बता, TC, TFC या फिर TBC। तो ये इनमें से कौन सी लागत उत्पादन मात्रा के आकार से स्वतंत्र होती है? उत्पादन के मात्रा के आकार से स्वतंत्र इनमें से कौन सी होती है?
TFC, ठीक है। TFC जो होती लागत, ये उत्पादन मात्रा के आकार से स्वतंत्र होती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 67। कौन सा लागत वक्र यू आकृति का नहीं होता है? इनमें से बताएं, AC, AFC या ABC या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? कौन सा लागत वक्र जो होता है यू आकार का नहीं होता भैया? तो इनमें से जो AFC होता है यही लागत वक्र यू आकृति का नहीं होता। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन 66 मतलब कि 68 नंबर क्वेश्चन से कौन सा समीकरण इनमें से सही है? बताएं, इनमें से कौन सा समीकरण सही भैया? इनमें से जो समीकरण सही है आपका MR बराबर डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यह सूत्र बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 69 नंबर प्रश्न है भैया। कौन सा समीकरण सत्य है इनमें से? बताइए कौन सा समीकरण सत्य है? 69 नंबर, 69 का करेक्ट आंसर कौन सा समीकरण इनमें से सत्य है? देखिए AR बराबर MR बटे ई बटे क्या होगा यहाँ पर, E बटे E-1, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन से वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु की प्रति इकाई कीमत को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? AR, TR या MR? बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल AR के द्वारा। वस्तु की प्रति इकाई यानी वस्तु की प्रति इकाई कीमत जो होती है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करते हैं AR के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से किस बाजार में AR बराबर MR होता है? बताएं, AR बराबर MR कब होता है? किस बाजार में? एकाधिकार में, अल्पाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या फिर एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में? बताएं, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने बिल्कुल लगाया है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि बी ऑप्शन, पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है उस बाजार में AR बराबर MR क्या होता है? जहाँ पर प्रतियोगिता पूर्ण होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता तथा मात्रा संयोजक मतलब कि समायोजक होती है? किस बाजार में कीमत जो होती है प्राप्तकर्ता तथा मात्रा समायोजक होती है? इनमें से बताएं किस बाजार में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा किस बाजार में होता है? पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में ऐसा होता है कि फर्म कीमत प्राप्तकर्ता तथा मात्रा समायोजक होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। 73 नंबर क्वेश्चन से पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की मांग होती है। पूर्ण प्रतियोगी वाले बाजार में क्या होती है? वस्तु की मांग कैसी होती है? वस्तु की मांग यहाँ पर पूर्ण लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है भैया फटाफट से देखें, दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म अर्जित करती है। दीर्घकाल में लंबे समय में एक अधिकारी फर्म जो होती है, जो एक प्रकार से इसका एकाधिकार है उस मार्केट पर, ठीक है, उसके अलावा और कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, और कोई एक प्रकार से उद्योग नहीं है, तो दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म अर्जित करती है। क्या केवल लाभ, केवल समान लाभ या केवल लाभ और हानि दोनों कर सकती है, या प्रति में से कोई नहीं? तो लंबे समय से अगर एक ही कंपनी है और उस एक ही कंपनी एक प्रकार से उस एरिया में खूब ज़्यादा है और कोई कंपनी है नहीं, तो चपुआ मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्या करेगी? लाभ कमाएगी। कैसा लाभ कमाएगी? बहुत ज़्यादा लाभ कमाएगी। कैसा? बहुत ज़्यादा लाभ कमाएगी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से चूँकि अपने मन से दाम बढ़ाएगी, अपने मन से दाम घटाएगी, मतलब जितना मन होगा उतना रेट लोगों से लेगी, चूँकि एक प्रकार से उसके कोई ना तो कोई स्थापन फर्म है, यानी कोई दूसरा फर्म तो है नहीं, एकाधिकार है मार्केट पर, ठीक है, दबदबा है, तो अब जैसा मन करेगा वैसा वो एक प्रकार से करेगा, यानी कि है स्वतंत्र न सिर पे कोई, भाव ही मन करे जो सोई, उसी वाले हाल में कंपनियां हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? 75 नंबर प्रश्न, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है। तो एकाधिकार बाजार में मांग की जो आड़ी लोच होती है वो शून्य होती है। ठीक है, कैसी होती है? शून्य होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कीमत विभेद संभव होता है। कीमत विभेद संभव होता है कहाँ पर भाई? बताइए, कीमत विभेद संभव होता है। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कीमत विभेद जो है संभव होता है, बताएं, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, या एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों में, और प्रति में से किसी में नहीं। तो कीमत विभेद जो होता है संभव कहाँ पर होता है?
कीमत विभेद जो संभव होता है महोदय, वह एक प्रकार संभव होता है कहाँ पर, बिल्कुल एकाधिकार में संभव होता है। एकाधिकार में कीमत विभेद संभव होता है। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है। वस्तु विभेद जो होता है किस बाजार में पाया जाता है, वस्तु विभेद जो पाया जाता है वह एकाधिकृत बाजार में पाया जाता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार जो होता है, ऐसे बाजारों में प्रायः वस्तुओं में विभेद पाया जाता है। इसका एक प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु विभेद। 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एकाधिकृत प्रतियोगिता का विचार किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया, बताएं। हिग्स के द्वारा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन या चैम्बरलिन या फिर सैमुअल्सन, बताएं। एकाधिकृत प्रतियोगिता का विचार किसने दिया, इस विचार को दिया था चैम्बरलिन ने। ठीक है, किसने दिया था, चैम्बरलिन ने। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फर्म के अंतिम संतुलन में क्या होता है। एमसी काटती है एमआर को ऊपर से, या एमसी काटती है एमआर को नीचे से, या ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्म के अंतिम संतुलन में जानते हैं क्या होता है, एमसी काटती है एमआर को नीचे से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। अधिकतम उत्पादन करना, अधिकतम स्वतंत्रता, या लाभ अर्जन करना, अधिकतम सार्वजनिक कल्याण करना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सरकारी बस चले, सरकारी स्कूल हो, सरकारी काम ही मतलब उत्पादन के साधनों पर सरकार का एक प्रकार से अधिकार हो। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर एक प्रकार से सरकार नहीं बल्कि वहाँ पर पूंजीपतियों के हाथ में उत्पादन हो, सारा का सारा उत्पादन का जो कार्यभार हो वह एक प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में हो। वहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर महोदय एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और भारत में आप देखेंगे, अच्छा पूंजीवादी देश मतलब सबसे बढ़िया एक प्रकार सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है पूंजीवाद का, तो वो है अमेरिका। और सबसे अच्छा समाजवाद का देश कौन सा है, उदाहरण तो वो है आपका रसिया यानी रूस। ठीक है, और सबसे अच्छा मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश कौन सा है, इंडिया अपना भारत जो है वह एक प्रकार से समाजवाद और उसको दोनों को फॉलो करता। कैसे, जैसे कि भारत में प्राइवेट बस भी चलती हैं, सरकारी बस भी चलती हैं। भारत में प्राइवेट स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं। भारत में प्राइवेट ट्रेन और एक प्रकार से सरकारी ट्रेन भी चलती है। भारत में प्राइवेट जेट और प्राइवेट मतलब कि सरकारी प्लेन भी चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ये बेसिकली क्या करती है, यह एक प्रकार से बिल्कुल जितने बच्चे का करेक्ट आंसर है सभी का आया है, अधिकतम सार्वजनिक कल्याण या अधिकतम सामाजिक कल्याण यानी कि बच्चों का एक प्रकार से या लोक कल्याण के लिए काम करता है समाजवादी देश, यानी अपने देश की जनता को एक प्रकार से वेलफेयर करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है समाजवादी देश। ठीक है, जबकि जो एक प्रकार से पूंजीवादी देश होता है वह एक प्रकार से लाभ कमाने की तरफ देखता है। क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया, क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया है, बिल्कुल किसने दिया है, प्रोफेसर हिग्स और एलन ने मिलकर के दिया है इसको। सी ऑप्शन, क्रमवाचक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया है, हिग्स और एलन ने दिया है। 82 नंबर प्रश्न, मांग का नियम इनमें से क्या है, गुणात्मक कथन या मात्रात्मक कथन। तो मांग का नियम जो होता है एक गुणात्मक कथन होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच जो होती है वो धनात्मक होती है। मांग की कीमत लोच कैसी होती है, धनात्मक होती है। किसके लिए, गिफिन वस्तुओं के लिए। गिफिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने विरोधाभास का नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर प्रश्न है, लोचपूर्ण मांग का प्रदर्शन होता है। लोचपूर्ण मांग का प्रदर्शन होता है, बताइए। लोचपूर्ण मांग का प्रदर्शन जो होता है वह एक प्रकार से डेल्टा क्यू बटे क्यू, ठीक है, इज लेस देन डेल्टा पी बटे डेल्टा क्यू। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, वैकल्पिक नाम क्या है भैया। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है, अवसर लागत को संतुलित लागत भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 86 नंबर प्रश्न आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न, प्रत्येक बाजार में फर्म संतुलन के लिए कौन सी दशा पूरी होनी चाहिए, बताइए। प्रत्येक बाजार में फर्म संतुलन के लिए कौन सी दशा पूरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल कौन सी दशा पूरी होनी चाहिए भैया, बिल्कुल बी और सी दोनों, यानी इसका यमार बराबर यमसी होना चाहिए। साथ ही साथ में यमसी यमार को नीचे से काटे, यानी प्रत्येक बाजार में फर्म संतुलन के लिए जरूरी क्या होता है, एक प्रकार से यमार बराबर यमसी होना चाहिए। साथ ही साथ में यमसी एमआर को नीचे से काटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। ठीक है,
87 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के बाजार में या किस बाजार में एक फर्म के उत्पाद की कीमत तथा मांग के बीच व्युत्क्रम संबंध यानी कि उल्टा संबंध पाया जाता है, बताएं। तो एक फर्म के उत्पाद, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो एक फर्म या उत्पाद की मतलब कि जो उद्योग है उस उद्योग के उत्पाद की कीमत तथा मांग के बीच में, यानी उसका कीमत और मांग, यानी कीमत घटेगी तो बढ़ेगी, मतलब जैसे कीमत अगर घटेगी तो मांग एक प्रकार जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, ठीक है, वही व्युत्क्रम संबंध होता है। और कीमत अगर बढ़ जाए तो मांग घट जाएगी, ठीक है, यही एक प्रकार से इसका व्युत्क्रम संबंध होता है। यह पाया जाता है किसमें, एकाधिकार बाजार में या एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, फिर दोनों में, एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता दोनों में। तो ऐसे ही एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, चूंकि यहाँ पर तो चूंकि एकाधिकार में क्या होगा, अगर कीमत बढ़ेगी, भाई कीमत बढ़ रही है तो ऐसे में एक प्रकार से लोग तो भाई बंधे हैं, उसको तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि भाई सभी लोगों का रेट बढ़ जाएगा, सभी दुकान पर रेट बढ़ जाएगा, केवल एक दुकान पर ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का उद्योग कोई है, उस उद्योग की कीमत में घटोत्तरी होएगी तो मांग में बढ़ोतरी होएगी, अगर कीमत में बढ़ोतरी होएगी तो मांग में घटोत्तरी होएगी, ठीक है। यही होता है व्युत्क्रम का संबंध। किसने कहा कि कीमत मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। कीमत मांग और पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती, किसने कहा था, इसको कहा था प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र के जनक हैं, इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेबीसी ने क्या दिया, जेबीसी ने बाजार का नियम दिया है, ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आ चुका, बाजार कीमत पाई जाती है किसमें, अति अल्पकाल बाजार में या अल्पकाल बाजार में या दीर्घकाल बाजार में या उपरोक्त सभी में। तो बाजार कीमत कहाँ पर पाई जाती है भैया, बाजार कीमत जो पाई जाती है वो अति अल्पकालीन बाजार में भी पाई जाती है, बाजार कीमत दीर्घकाल बाजार में भी और अल्पकाल बाजार में भी, सभी में पाई जाती है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी में। 90 नंबर क्वेश्चन से, लागत होता है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय को मिला करके, या वास्तविक आय को हस्तांतरण आय से मिला लें, जोड़ दें तब, या हस्तांतरण आय को ही लगान कहते हैं, या वास्तविक आय को लगान कहते हैं। तो वास्तविक आय, लगान क्या होता है, लगान जो होता है बेसिकली वो क्या होता है भैया, बिल्कुल 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 राइट आंसर। लगान जो होता है वास्तविक आय में से जो आप कमा रहे, वास्तविक आय में से जब आप हस्तांतरण आय को घटा देते हैं वही लगान होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 91 नंबर, उत्पादन फलन है लाभ का, उत्पत्ति साधनों का या वस्तुओं की कीमतों का। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन फलन जो होता है उत्पत्ति के साधनों का होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म प्राप्त करती है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होती क्या प्राप्त करती है, वह एक प्रकार से क्या प्राप्त करेगी भाई, सदैव समान लाभ प्राप्त करेगी। यानी जैसे कि कोई एक मेडिकल का चौराहा है तो मेडिकल चौराहे पे कई सारे मेडिकल हैं, हर एक मेडिकल पे वही जो है मिलेगी, उतना ही दाम पर मिलेगा जितना फिक्स रेट होगा, किसी पर घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो वहाँ पर एक प्रकार से लंबे समय में बढ़िया लाभ, समान लाभ मिलता है, ज़्यादा लोग नहीं कमा पाते। जबकि एकाधिकार बाजार में जो होता है वहाँ पर लाभ जो होता है बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाता है, क्योंकि अपने मन मर्जी का बेचते हैं। समूह का विचार किसने दिया, बताएं। समूह विचार किसने दिया भैया, समूह विचार जो दिया है किसने दिया है, चैम्बरलिन ने दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 94, विक्रय लागत आवश्यक है, कहाँ पर, विक्रय लागत आवश्यक है, विक्रय लागत जो है आवश्यक है कहाँ पर, एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, विक्रय लागत जो होता है आवश्यक होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर, वास्तविक विज्ञान का संबंध किससे है। वास्तविक विज्ञान का संबंध किससे, क्या है या क्या होना चाहिए, फिर दोनों से बताएं। तो वास्तविक विज्ञान का संबंध किससे है, क्या है, ठीक है, क्या है इसको बताता है वास्तविक विज्ञान, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है या किसी भी सब्जेक्ट का बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर्स लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखलाएं प्राप्त करनी है, तो जो बच्चे एक प्रकार से ऐसा करना चाहते हैं एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप तमाम नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट जो हैं अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके सभी विश्वविद्यालय के कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं। परीक्षा चाहे आपकी एमसीक्यूज हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी की तैयारी होती है। आपको मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा
और उससे पहले आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको एमसीक्यूज पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि अगर आपकी परीक्षा एमसीक्यूज है तो उसके भी लिए भी, ठीक है, क्योंकि माइनर में एमसीक्यूज भी किसी किसी में आता है, जैसे कि रामा मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी में माइनर में ऑब्जेक्टिव आता है। ऐसे ही कई विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव में माइनर करवाने की सोच रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी परीक्षा अगर आती लघु, ठीक है, लघु और दीर्घ उत्तरीय, इसका भी एक प्रकार से 2 मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर हो चुका है, इसके भी क्वेश्चंस और आंसर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट कुछ और नोट्स अलग से बनाए हैं, वो भी आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी एक प्रकार से व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट की, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं, इसमें इसके अलावा आपका को करिकुलर कोर्स भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो को करिकुलर यानी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के लगभग 15-16 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। 4-5 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप एक प्रकार से आसानी से उनको हल कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी विधिवत कर सकते हैं। तो अभी फटाफट से जुड़ जाइएगा। आप किसी विश्वविद्यालय से हैं, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हैं, आप डीडीयू से हैं, ठीक है, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से हैं, चाहे आप एमजे पीआरयू से हैं, ठीक है, आप बीयू झांसी से हैं, ठीक है, बीयू झांसी हो गई, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, आपकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गई। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है। इसके अलावा CCSU हो गया, CSJMU हो गया, ठीक है, JNCB बलिया, ठीक है, JNCB, ठीक है, यानी कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया। इसके अलावा आपका जो है MSU मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा बिहार के लगभग कई विश्वविद्यालय, अधिकतर विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स में ही आता है, तो बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपको बता दूं, ये सब बच्चे एक प्रकार जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा जैसे पूर्णिया विश्वविद्यालय हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या तिलका मांझी हो गई, इन सभी में एक प्रकार से आप देखेंगे तो यही इकोनॉमिक्स में से पूरा सिलेबस है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे और भी, आप जैसे कि किसी विश्वविद्यालय से आपका नाम अगर छूट रहा है, जैसे जो है महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर इन सभी विश्वविद्यालय से अगर आप संबंधित हो तो आप हमारे से जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 91-193-60-62 SMS करें, मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए बेहतर तैयारी करवाई जाती रहेगी। मात्र 100 रुपीज़ में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रकार से कोर्स वगैरह मिलेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा भाई। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करें। 96 नंबर क्वेश्चन आ चुका है महोदय, 96 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि पूंजीवाद के लिए क्या सत्य है, बताएं। पूंजीवाद के लिए क्या सत्य है, 96 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। पूंजीवाद के लिए क्या सत्य है, निजी स्वामित्व होता है एक प्रकार से हर चीज़ों पर, निजी स्वामित्व होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस दशा में मांग वक्र बदल जाता है, बताएं। किस दशा में मांग वक्र बदल जाता है, मांग की वृद्धि होने पर एक प्रकार से क्या होता है, मांग का वक्र बदल जाता है। 98 नंबर किसने कहा, उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं, उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं, किसने कहा था, बोल्डिंग नाम के अर्थशास्त्री ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, 99 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र की व्युत्पत्ति जा सकती है, मांग वक्र की व्युत्पत्ति जा सकती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मांग वक्र की व्युत्पत्ति जो होती है वह जा सकती है कीमत उपभोग वक्र के द्वारा जा सकती है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 100 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र जो होता है बदल जाता है, कब वह बदल जाता है भैया, जो है स्लटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा बदल जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बाकी इसका आंसर भी एक प्रकार से मैंने व्यवस्थित कर दिया है, तो इसका आंसर भी आपको एक प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में आंसर भी सभी का मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा ऐसे आपको, और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी का भी ऐसे ही आंसर के साथ मैंने कल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। ऐसे सोशियोलॉजी का इससे पहले और दूसरा प्रैक्टिस सेट था ये। तो इस तरीके से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को लगभग समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ऐसे ही हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा हमेशा, और हमेशा आपके साथ शुक्ला एचडी पॉइंट परीक्षा के अंतिम दिनों तक आपके साथ बना रहा है और ऐसे बना ही रहेगा, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का चैनल ये है और आप ही लोग इसको आगे बढ़ाएं। सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर लाइक करते रहें। धन्यवाद।